बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, संक्षेप में हम निकाल देंगे। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप सबसे पहले एक महादेश है यूरोप एक महादेश है जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, यूनान, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जितने भी है सब यूरोप में आते हैं। और हमें यूरोप में राष्ट्रवाद ही क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि हम पूरा अंतर्राष्ट्रीय जानकारी लें, इसीलिए। तो तब हम जानते हैं सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए एकता का वाहक बनती है, या फिर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना पनपती है उसे हम राष्ट्रवादी कहते हैं। अब राष्ट्रवाद जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका शुरुआत सबसे पहले फ्रांस से हुआ था। फ्रांस में 3 क्रांति हुई। तीनों क्रांति ने यूरोप को पूरा एकदम हाहाकार मचा दिया। पहला क्रांति था 1789 ईस्वी की क्रांति, जो लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। दूसरा क्रांति 1830 की क्रांति, और तीसरा क्रांति 1848 की क्रांति। तो सबसे पहले हम चलते हैं लुई 16वां की क्रांति जो हुई थी 1779 में, 89 में। अब 1789 की क्रांति में सबसे पहले यहाँ जो है बुर्बो वंश का शासन था। यहाँ पर लुई 16वां बुर्बो वंश का वारिस था, यानी उसका शासक, वहाँ का फ्रांस का शासक था लुई 16वां। ये जो है एक निरंकुश अयोग्य शासक था, जो क्या करता था, लोगों को एकदम 3 वर्ग में समाज को बांटा था, पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण वर्ग। तो पादरी, कुलीन को एकदम विशेष अधिकार दिया था क्योंकि वो दोनों को उच्च अधिकार यानी उच्च वर्ग में रखा गया, और सर्वसाधारण और मध्यम वर्ग, ये दोनों वर्ग को एकदम सबसे नीचे रखा गया। और जिससे राज्य की यानी पूरा जो राष्ट्र था, वो राष्ट्र की कर जो वसूलता था, उसी से पूरा राष्ट्र की चलती थी कमाई। अब वो सब हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर सब देखा कि भाई वो दोनों को काल ऐसे भेदभाव हो रहा था, तो भेदभाव नहीं करना था। तो इसीलिए वही भेदभाव के लिए ये सब में फ्रांस में जो है बहुत सारा सामंती व्यवस्था जो आया था। सामंती व्यवस्था में था कि जैसे कि किसानों को, किसान से जो है टैक्स वसूलने वाले एक सामंत को रखता था, यानी एक व्यक्ति को रखता था, राजा का आदमी रहता था वो। और वो क्या करता था, राजा द्वारा निर्धारित कर कुछ था और लेता था कुछ, जो बचता था वो अपने पैकेट में रख लेता था। अब यहाँ पर आता है कि भाई फ्रांस में क्रांति का कारण था। तो कारण क्या क्या था? तो सबसे पहले विदेशी कारण बताते हैं। 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था इंग्लैंड में, उससे भी फ्रांस प्रभावित था। अब प्लस एक हुआ था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें फ्रांस ने खुद सेना भेजा। कौंची का लिए? तब स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए। तब जब वहाँ भेजा लड़ने के लिए, तो लगवे नहीं करेगा कि हम गए हैं लड़ने के लिए वहाँ स्वतंत्रता के लिए, और वही उसी का अभाव हमारे देश में भी है। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर भी लेफाइते के नेतृत्व में गया था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वही पूरा देश में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया और राजा के प्रति भड़काया, और राजा निरंकुश था। अब देखा कि भाई सब एकदम युद्ध करने, विद्रोह करने लगा। वास्तिल का कारागिरी था, जो राजतंत्र का भड़कीला दरबार था, उसको तोड़ दिया गया। तोड़ देने के बाद राजतंत्र, जो राजा का जो तंत्र था वो खत्म हो गया। राजा साधारण रूप में खड़ा हो गया। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे फिजूल कर, जो एक उनकी रानी थी यानी उनकी पत्नी मैरी एंटोनिया, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, और वो जो है वो भी एकदम फिजूल खर्ची थी, जो अपने आदमी को ओहदा दिलाती थी, यानी बहुत सारे रुपये पैसा लुटाती थी। अब सब लगा कि भाई हम सब इतना खटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और राजा रानी एकदम ऐशो आराम में जी रहा है, हम लोग को खटा रहा। तब लोगों ने सोचा कि नहीं, अब नहीं होगा, अब लगता है विद्रोह करना पड़ेगा। विद्रोह किया, सब एकदम पूरा विद्रोह कर दिया, सगड़ों एकदम पूरा विद्रोह का लहर छा गया। अब हुआ क्या, कन्वेंशन नामक एक संस्था बनाया गया था। कन्वेंशन ने क्या किया, जो राजा था लुई 16वां और मैरी एंटोनियट उनकी पत्नी, दोनों को कहा कि भाई मुकदमा चलाया जाए और इसको जल्द से जल्द राजतंत्र, यानी जो ये राजा लोकतंत्र नहीं था और राजतंत्र था, उसके लिए इसे फांसी की सज़ा दी जाए। तब फांसी की सज़ा नहीं दी गई, बल्कि उसे गिलोटीन पर चढ़ा करके उसे मृत्युदंड यानी सिर, दोनों का सिर काट के धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद ये 1789 ईस्वी की क्रांति खत्म। इसका परिणाम कुछ हुआ, जो जैसे कि इसके बाद फिर आए नेपोलियन बोनापार्ट। इसका क्रांति का परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर नेशनल असेंबली का स्थापना हो गया, नया संविधान बना 1791 में। उसके बाद फिर सामंती व्यवस्था खत्म कर दिया गया, नागरिक
को विशेषाधिकार जो दिया जाता था, भेदभाव, वो भेदभाव नहीं किया गया, उनको समान अधिकार दिया गया और सभी को मत देने का अधिकार उस समय नहीं दिया, कुछ समय के बाद दिया। अब आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो एक महान सेनापति थे। सबसे पहले उनका जन्म हुआ था 1769 में, 15 अगस्त 1769 को हुआ था। कोर्सिका द्वीप में हुआ था जन्म। उनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था और उनके बचपन का नाम था नेपोलियन दी बोनापार्ट। अब ये जो है फ्रांस की क्रांति के एक महान सेनापति थे और ये जो है महान सेनापतियों में से गिने जाते थे, गिने चुने एक सेनापति थे जो महान थे। अब इन्होंने किया क्या, जब अभी जो 1789 ईस्वी में ये फ्रांस की राजनीति में कदम रखे यानी प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद 18 मई 1804 को ये फ्रांस का सम्राट बन गया। सम्राट बनने के बाद उसके पहले एक हुआ था बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किए थे वहीं पर, और उसके बाद फिर जब वो फ्रांस का सम्राट बने तो बहुत सारे कानूनों को पारित किए। जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था, नेपोलियन बोनापार्ट, वो नेपोलियन संहिता एक उनका संविधान था कि हम नेपोलियन बोनापार्ट एक अच्छे व्यक्ति थे, यानी उदारवादी थे, लोकतंत्र के समर्थक थे और वे चाहते थे कि हम राजतंत्र से किसी भी जनता का अपना दिल नहीं जीत सकते, हमें लोकतंत्र लाना। तो लोकतंत्र लाने के लिए उन्होंने जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त कर दिया और जितना भी प्रकार का टैक्स जो देता या टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, वो सब को समाप्त कर दिया। संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर दिया। उसके बाद सामंती व्यवस्था को भी खत्म कर दिया। अब देखिए उसके बाद फिर नया संविधान बना। संविधान वही नेपोलियन बोनापार्ट का नेपोलियन संहिता। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इसके बाद यहाँ पर हुआ था जर्मनी, नेपोलियन ने जो है जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय मामले में भी हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप यही किया कि हम अपना देश को सुधार रहे हैं तो क्यों ना हम पूरे यूरोप को सुधारें। उसका मनसा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। अब एक बात तो पता होगा कि जितना पैर है उतना ही, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो सोचा कि भाई देखते हैं, और उससे भी बहुत शक्तिशाली राजा भी था और कहीं कहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले हुआ कि राष्ट्रगान नया बनाया गया था। यहाँ पर फ्रांस में वही बनाया था, मोर्सिले राष्ट्रगान था और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आया कौन सी कहता, इसके बाद यहाँ पर फ्रांस में जो थे नेपोलियन बोनापार्ट, ये जर्मनी को, जैसे जर्मनी था 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और इन्होंने क्या किया, जर्मनी को युद्ध के सहारे एक कर दिया। वही 39 गणराज्य में गणराज्य, हाँ, जर्मन राज्य संघ में विभाजित कर दिया, यानी एकीकृत कर दिया। उसके बाद आता 1830 की क्रांति। अब पहले वाटरलू का युद्ध, जैसे कि हुआ था क्या, रूढ़िवाद की फिर से स्थापना हुई। जैसे कि ये खत्म हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर ठीक था। उसके बाद आया रूढ़िवाद में हुआ क्या, वाटरलू का युद्ध जो था हुआ था। उसके पहले एक युद्ध हुआ था जिसे नील नदी का युद्ध उसको कहा जाता है। उस युद्ध में भी यही सब मिले हुए थे, जैसे कि रूस थे, फ्रांस एक तरफ था, रूस ब्रिटेन ये सब एक तरफ था। उस समय भी जो है, उस समय फ्रांस का हार हो गया। फिर उसको जो है नेपोलियन को वहाँ पर से एल्वा द्वीप पर भेज दिया गया 1814 में। और फिर वही उसी तब फिर वहाँ से क्या किया, वो भाग निकल के आकर के फिर से फ्रांस का शासक बन गया। लेकिन 100 दिन तक शासन किया। उसके बाद फिर से कहा कि भाई वाटरलू का युद्ध हुआ। 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ। वाटरलू के युद्ध होने में उस वाटरलू का युद्ध में जैसे कि फ्रांस एक तरफ था और इधर रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये सब मिल करके लड़ रहा था। अब इधर सिर्फ एक राष्ट्र था और उधर अनेक राष्ट्र था। हार तो होना ही था, फ्रांस का हार हुआ और ये नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। और ये जो है नेपोलियन का अंतिम युद्ध था और आखिरी युद्ध था। अब इस युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई। नेपोलियन की हार होने के बाद इसे जो है कैदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, इसका मृत्यु जो है उसी द्वीप पर 1821 ईस्वी में 52 वर्ष की अवस्था में हो गया। उसके बाद अब आता वियना की संधि। जब ये 1821 में मृत्यु हुआ था और वियना की संधि हुई थी 1815 में, यानी अभी वो जिंदा ही था जब वियना की संधि हो रहा था तब। तो वियना की संधि हुई, वियना की संधि हुआ था। वियना जो है, वियना आप जानते हो, वियना ऐसे पता होगा कि वियना कौन है, वियना क्या है।
तो वियना एक ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना। वहाँ का चांसलर मेटरनिक, अब वियना मेटरनिक के नेतृत्व में यानी मेटरनिक की अध्यक्षता में वियना संधि हुई। वियना संधि तो 1815 में हुआ था और इसका उद्देश्य था कि जितना भी नेपोलियन द्वारा लाया गया कानून है, नेपोलियन संहिता को उठाकर जला दिया गया और वहाँ पर क्या किया गया कि उसको मान लीजिए उसको ख़त्म कर दिया और फिर से पुरातन व्यवस्था यानी वही जो लुई 16वां का शासन था वो फिर से लागू कर दिया गया। अब इसी में अब सबको बांटा गया कि कौन किसका राज्य करेगा। अब सबसे पहले फ्रांस में जो है बुर्बो वंश का फिर से स्थापना किया गया, फिर से वहाँ राजतंत्र की स्थापना, लेकिन वहाँ का जो शासक था लुई 18वां को बनाया गया, लुई 18वां को बनाया गया। उसके बाद फिर लुई 18वां शासन पर 1815 में बना, वो 1815 में शासन किया, 1815 से वो शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर 1815 में शासन किया, 1815 से वो करा, लेकिन वो एक जो है उदारवादी शासक था। उदारवादी शासक ये था कि वो जनता की भलाई चाहता था और जनता भी उससे खुश था। अब सोचा लुई 18वां जनता की भलाई चाहता था और देखिए अब जो ज़्यादा भलाई चाहेगा ये करेगा वो करेगा, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, वो नहीं टिका। 1824 में बेचारे की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो जाने के बाद उनका जो चचेरा भाई की कौन भाई लगता है उनके चार्ल्स दसम, वो जो है क्या किए वो अब शासन पर आ गए। जैसे कि इसकी मृत्यु हुई, उसके बाद फिर चार्ल्स दसम 1824 से वो 1830 तक शासन किए। अब ये जो है एक महत्वाकांक्षी राजा था, ये महत्वाकांक्षी शासक था। ये निरंकुशवादी भी था और रूढ़िवाद यानी जो लोकतंत्र का कट्टर विरोधी था। और ये क्या किया, अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए जो पॉलिग्नेक को 1830 में अपना प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनाने के बाद ये पॉलिग्नेक भी जो था वो भी एकदम प्रतिक्रियावादी था और वो भी पूंजीपति अमीर वर्ग का समर्थक था, यानी अमीर वर्ग को विशेषाधिकार देता था। तब यहाँ का फिर से जनता ने देखा कि भाई दोनों बनाया, दोनों वैसे ही है, अब क्या हो, तो फिर से यहाँ पर क्या हुआ, विद्रोह हुआ। विद्रोह यही हुआ कि जैसे कि अब सब विद्रोह करने लगे ना, तो पॉलिग्नेक का कोई परवाह नहीं किया, कोई राजा नहीं तो पॉलिग्नेक। अब ये क्या कर दिया, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 गो अध्यादेश पारित कर दिया। अध्यादेश पारित करने उसमें से एक अध्यादेश ये भी था कि जनता, सामान्य जनता जो जिसे नेपोलियन द्वारा जो लगाया गया था, ये लाया गया था कि मताधिकार सब देगा। अब वही को ये ख़त्म कर दिया, केवल कुलीन तथा पादरी वर्ग को विशेषाधिकार दे दिया और इसको ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म करने के बाद यहाँ पर हुआ क्या कि ख़त्म हुआ, तब अब लगा 26 जुलाई 1830 को वो प्रकाशित हो गया अखबार में। अखबार में जब प्रकाशित हुआ तब कहा भाई विशेषाधिकार जो मत देने का अधिकार जो ख़त्म क्यों कर दिए। अब इसके लिए एकदम विद्रोह, हाहाकार पूरा देश में मचने लगा। देश में गृह युद्ध शुरू हो गया। राजा से ये कहा गया कि तुम शासन छोड़ो नहीं तो फिर यही कर देंगे, यानी मार देंगे। तो फिर वो सब क्या 31 जुलाई 1830 ईस्वी को ये जो चार्ल्स दसम था वो बोरिया बिस्तर उठाया और यहाँ से इंग्लैंड भाग गया। और पॉलिग्नेक को तो वहीं पर था, तो पॉलिग्नेक को लगता है मार दिया गया। उसके बाद चार्ल्स दसम एक बात कहा था कि वो कहा था कि हम जो है अंग्रेजी राजा के अपेक्षा शासन करने से अच्छा मैं लकड़ी काटना पसंद करूँगा। लेकिन अब कहा तो जनता लोग कहा कि भाई चलो तुमको लकड़ियाँ कटवाते हैं, लेकिन ना, वो तुरंत ही उठाया एकदम भाग गया। अब भाग गया, उसके बाद फिर अब यहाँ पर शासन आ गया। जैसे कि वो निकला तो यहाँ पर आ गया आर्लियंस वंश का शासन। आर्लियंस वंश का शासन तो यही देखो, इसको जो 1830 की क्रांति इसको जुलाई क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। जुलाई क्रांति के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये क्रांति जो है जुलाई माह के अंदर में ही निपट गया पूरा। 31 जुलाई को राजा भी भाग गया। अब उसके बाद आया आर्लियंस वंश में था नेपोलियन लुई फिलिप। उसके बाद लुई फिलिप जो है 1848 की क्रांति में ये था, ठीक है। तो लुई फिलिप एक अति महत्वाकांक्षी राजा था जो निरंकुशवादी अति महत्वाकांक्षी राजा था। और ये भी जो आधा अच्छा था आधा खराब था। इन्होंने अपने विरोधियों को जो है अति करने के लिए, जो है प्रोत्साहित करने के लिए, यानी उसको अपना समझ खुश करने के लिए क्या स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए गीजो को 1840 में अपना प्रधानमंत्री बनाया। जब प्रधानमंत्री बनाया गीजो जो था वो अभी ये नहीं, वो था जो पॉलिग्नेक था चार्ल्स दसम का, वो था अमीर लोगों को विशेषाधिकार दिया था। और ये पूंजीपति वर्ग का समर्थक था, अभी पूंजीपति को विशेषाधिकार दे दिया। अब कहा फिर यही भी उसी है।
अब यहाँ पर जो है फिर से जनता लोग देखा कि भाई हो राजा तो उसने हो गया, जैसा अंता लुई जैसा है चार्ल्स दसम वैसे ही ये भी राजा हो गया। अब ये सबको लगा कि नहीं। अब इसी में आता एक थियर्स की संधि, थियर्स के नेतृत्व में पेरिस के राजधानी जो है, पेरिस की राजधानी में जो है ये हुआ था, विशाल भोज का आयोजन किया था थियर्स ने। जब आयोजन किया तो इसमें सभी जनता को बुलाया गया, सभी जनता 22 फरवरी 1848 को विशाल भोज का आयोजन किया था, तो सभी जनता को बुलाया गया तो सब जनता को कहा गया कि भाई राजा के प्रति विद्रोह करो पूरा, नहीं तो फिर से वही हो जाएगा जो जिससे हुआ था चार्ल्स दसम में। अब 1848 में क्या हुआ, 24 जब सब विद्रोह करने लगा, देश में गृह युद्ध हो गया। अब यहाँ पर हुआ कि 24 फरवरी 1848 ईस्वी को जो अब नहीं होगा, विद्रोह किया और इससे क्या हो गया, जो लुई फिलिप था वो कहाँ भाग गया था, वो भी इंग्लैंड भाग गया, इंग्लैंड वो पलायन कर गया, कहा कि भाई अब नहीं कुछ होगा। तो 24 फरवरी 1848 को इंग्लैंड भाग गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये भी इंग्लैंड भाग गया तो ये हुआ था 1848 की क्रांति। अब इसके बाद आया लुई नेपोलियन, जो किसका शासक था, लुई नेपोलियन का शासक था, फ्रांस का शासक बना नया लुई नेपोलियन। अब लुई नेपोलियन बढ़िया शासक था, उदार शासक निकल गया। अब लुई नेपोलियन जो है उसका शासन काल हो गया, कब से कब तक था, तो उसका शासन काल था 1848 से 1871 ईस्वी तक, यानी जब तक इटली का एकीकरण हो रहा था तब तक उसका शासन था। और इटली, अब आता है मेजनी के बारे में। मेजनी सबसे पहले था, मेजनी का जन्म हुआ था 1805 में सेडोवा में, जिनवा में, जो सर्डिनिया में पड़ता है इटली। अब उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1872 में हुआ था। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अब प्रत्येक, देखिए हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजनी कौन था, तो मेजनी कौन था 2 नंबर में पूछता, तो इसलिए देख मेजनी जो है एक दार्शनिक, साहित्यकार, लोकतंत्र, गणतंत्रात्मक विचारधारा का समर्थक तथा एक कर्मठ अर्थात योग सेनापति था। इन्हें जो है इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है, या फिर इटली के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है इनको। 1805 में इनका जन्म हुआ था और इसका जन्म जो है जनवा में हुआ था। और ये जो है 1830 में नागरिक आंदोलन चला है, जिनमें नागरिक बहुत सपोर्ट किए इनको, बहुत सपोर्ट करने के बाद सपोर्ट किए। अब उसके बाद फिर मेटरनिक ने उस पर दबाव दिया, दबाव देने के बाद क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया और वो बेचारे क्या हो गया, पलायन यहाँ इंग्लैंड पलायन कर गए, लगता है इंग्लैंड नहीं पलायन करते, जेल में चल गए थे। जेल में चल जाने के बाद फिर से जब जेल से निकले तो कहे कि अब नहीं यहाँ पर रहेंगे, अब जाते हैं इंग्लैंड गए। जैसे ही मेटरनिक का पतन हुआ तो फिर से वो वापस आए, फिर से जनवादी आंदोलन चलाए। जनवादी आंदोलन जो चलाए थे उसमें क्या हुआ, उसमें भी फिर से अभी ऑस्ट्रिया वाला, वो तो राजा नहीं था मेटरनिक, लेकिन दूसरा वाला था, वो भी उसका जो है वो विद्रोह को कुचल दिया और फिर से उसको इंग्लैंड जाना पड़ा। अब उसके बाद फिर आता 1800, अब कोई क्रांति न है, अब यूनान के बारे में, यूनान स्वतंत्रता संग्राम में की जो कारण है, जैसे कि यूनान जो है प्राचीन समय में ना बहुत समृद्ध और एक अच्छा शक्तिशाली देश था, और वहाँ जो है कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, जितना भी क्षेत्र है सब क्षेत्र में वो प्रथम स्थान पर था। उसको जो है यूरोपीय सभ्यताओं का पलना भी कहा जाता था, पालना, जैसे कि हमारे भारत को यहाँ पर कहा जाता है एशिया का पालना, उसी प्रकार वहाँ पर उसको कहा जाता है यूनान को यूरोपीय सभ्यताओं का पालना। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ, जब सब अब देश विदेश से आते थे वहाँ पर पढ़ने, अब यहाँ का जो राजा लगा कि भाई हमारा देश इतना अच्छा है, इतना समृद्ध है, तो तब इसको थोड़ा आलसी यानी थोड़ा एटीट्यूड आ गया, घमंड आ गया। अब घमंड आ गया तो एकदम भोग विलासी राजा भी बन गया, ऊपर से खाता था सो जाता था, खाता था सो जाता था। अब इन्हें से नज़र पड़ा तुर्की का, कि तुर्की देखा, तुर्की बगले में नहीं, तुर्की कहा कि यूनान तो भाई कुछ होने करता, सुतल रहा था, तब कहा कि भाई यही मौका है, चलो कब्जा करो तुर्की पर। वो कब्जा, अब यूनान पर जो है तुर्की कब्जा कर लिया और यूनान को गुलाम बना दिया। यहाँ राजा को कोई परवाह नहीं, एकदम भोग विलासी। अब यहाँ की जनता देखा कि भाई हम तुर्की से कितना अच्छा बढ़िया है, कितना आगे हैं, तब पर भी ये तुर्की हमको गुलाम क्यों बनाया है। तब तुर्की सब के लोगों ने मिलकर हितेरिया फाइल के जो है संगठन बनाया
और बना करके क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। विद्रोह किया लेकिन नहीं कुछ हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ का राजा जो था, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ पर था ना, तब सब लोगों ने कहा कि नहीं, और समृद्ध भी था यूनान तुर्की से। अब जैसे कि अब धीरे धीरे क्या हुआ, तुर्की जो है वो धीरे धीरे पिछड़ने लगा किससे, तो यूनान से। यूनान आप देखा भाई युद्ध होगा, तो युद्ध हुआ यहाँ पर। फिर कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी 1829 में, जिसमें ऑस्ट्रिया नहीं था, ये था तुर्की और यूनान के बीच, यूनान में संधि हुआ था, इसमें तुर्की का हार हो गया। अब तुर्की का हार होने के बाद यहाँ पर क्या कहा जाने लगा, अब तुर्की को एक ये भी कहा जाता था यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तुर्की यूरोप, जैसे कि हमारे भारत का जो मरीज है, यानी भारत का जो ये है कैंसर, बिहार को कहते हैं, उसी प्रकार तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। अब इसी में आगे हुआ कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में। उसके तहत जो यूनान को स्वतंत्र कर दिया गया और वहाँ का जो राजा है ऑटो को बनाया गया। अब इस प्रकार खत्म। अब आता है इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में हम इन्हें मेजनी के बारे में थोड़ा मोड़ा और बताना। जैसे कि मेजनी जो था ना, वो पूरे रूप से एकीकृत करना चाहता था, लेकिन वो एकीकृत नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि भाई हम एकीकरण कर दें, लेकिन जनता लोग वहाँ का नहीं माना, थोड़ा मोड़ा माना, थोड़ा मोड़ा नहीं माना, तो फिर वो इंग्लैंड पलायन कर गए। इसके बाद आता है दूसरा प्रथम चरण। अब यहाँ पर आता है इटली का एकीकरण में अब विक्टर एमेनुअल और काउंट काबूर का योगदान। अब यहाँ पर देखिए, विक्टर एमेनुअल जो था सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक बना। इसके पहले चार्ल्स एल्बर्ट था, जो ऑस्ट्रिया से पराजित होकर के वो हार गया, तो उसको हटा दिया गया। अब उसके बाद इसको विक्टर एमेनुअल को राजा बनाया गया 1849 ईस्वी में। उसके बाद विक्टर एमेनुअल ने सोचा कि भाई हमें राष्ट्र का एकीकरण करना है, तो सबसे पहले किसको को प्रधानमंत्री, इसको काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो उन्होंने 1852 में काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया। और काउंट काबूर जो था वो एक अच्छा समझदार व्यक्ति था, कूटनीति के मार्ग पर चलता था, यानी राजनीति के मार्ग पर चलता था। अब वो सोचा कि नहीं, पहले अगर हमको इटली का एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप हटाना पड़ेगा और यहाँ फ्रांस से हाथ मिलाना पड़ेगा। तब इसका लाभ जो कैसे उठाया, जब भावना इसमें आया, तो उसी के बाद 1854 में 1853 से 54 में हो गया क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध में और ये भी युद्ध हुआ था फ्रांस और संयोग से ये युद्ध हुआ फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच। अब कहा भाई मौका भेज दो सेना। अब ये क्या किया, काउंट काबूर अपना सेना भेजा, बिना बुलाए सेना भेजा। तब इटली को एकदम पूरा ये लगा कि भाई बिना बुलाए सेना को भेज दिया। फ्रांस को जब सेना भेजा इटली, तब फ्रांस को लगा कि भाई इतना बिना बुलाए सेना क्यों भेज दिया। अब उसको खुशी हो गया। और तो अब तो पराजित होना था ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। अब इसी में हुआ था पेरिस की संधि। जब ऑस्ट्रिया पराजित हुआ, तब जैसे कोई भी युद्ध होता है तो उसका संधि किया जाता था। तो वह संधि हुआ था 1856 में, पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि में क्या हुआ कि पेरिस की संधि में सबको आमंत्रित किया गया, जैसे कि जो युद्ध में भाग लिया था सबको, युद्ध में जो पराजित हुआ था उसको भी बुलाया। अब यहाँ पर अब इसको भी क्या कहता, इटली को भी जो है बुलाया गया। जो विक्टर एमेनुअल था सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक, उसको भी आमंत्रित किया गया कि भाई आप भी चलिए, आप भी हमारे युद्ध में सहयोग किया तो आप भी चलिए। तो गया वहाँ पर, बोला, वहाँ पर सब सम्मेलन हो रहा था, तो वहाँ पर बोला गया कि भाई इटली का एकीकरण में जो ऑस्ट्रिया बाधा दे रहा, यानी ऑस्ट्रिया सभी जितना भी गणतंत्रात्मक जो राज्य है सबको ख़त्म कर रहा है, और ऑस्ट्रिया जो है अपने आप सब क्या कर रहा है, राजतंत्र की स्थापना कर रहा है। तो हस्तक्षेप को जो है गैर कानूनी घोषित किया। तो गैर कानूनी घोषित किया, उसके बाद लगा कि भाई ना, गैर कानूनी घोषित किया तो सब लोग का सबका ध्यान कहाँ, इटली की ओर चल गया। और इटली की समस्या पूरे यूरोप की समस्या बन गई। अब यूरोप की समस्या बन गई। अब कहा कि ना, अब उसको दे दिया, सहयोग दे दिया, कि सलाह दिया गया कि हाँ ठीक है कर देंगे। अब यहाँ पर इसी सम्मेलन में बोला गया कि फ्रांस ने बोला कि भाई इटली, जब तुमको कुछ लगे यानी सहायता हो तो मुझे पक्का याद करना, मैं पक्का सेना को भेजूंगा। अब इसी में हुआ सीमा संबंधी खत्म हो गया सम्मेलन, और उसके बाद हुआ सीमा संबंधी युद्ध छिड़ गया ऑस्ट्रिया और इटली में।
सर्डिनिया पीडमोंट में सीमा संबंधी युद्ध छिड़ने के बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ कि अब कहा कि भाई मेरा बारी आया, आप दीजिए सेना को भेजा तो वहाँ पर क्या हुआ, ऑस्ट्रिया का पराजय, ऑस्ट्रिया से ही हुआ, ऑस्ट्रिया का पराजय हो गया। ऑस्ट्रिया का पराजय होने के बाद जो लोम्बार्डी है, लोम्बार्डी को क्या किया, इटली ने अपने में मिला लिया। इससे वहाँ का राजा नेपोलियन तृतीय जो था भयभीत हो गया। अब कहा अरे ये तो मिला लिया, हमको कहा कि हम तुमको भी दे देंगे। अब कहा ना, अब क्या किया, वो अपने सेना को, अचानक युद्ध चल ही रहा था, सेना को बुला लिया। अब इसका कारण यह था कि काउंट काबूल का जो सेना बुलाया था वो बहुत खर्चीला था। उसके बाद फिर उसको जो है ये उचित नहीं लग रहा था कि मैं इटली का एकीकरण हो। तब यहाँ पर कहा, फिर यहाँ जो था ये काउंट काबूल, वो बोला उसको, उस राजा को कि भाई हम अगर जीतेंगे तो आपको मैं ये दे दूंगा, सर्डिनिया, नीस और सेवाय मैं आपको दे दूंगा। अब कहा कि भाई ठीक है, आप कहे कि आप लड़िए नहीं, फिर अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है तो आप खाली न्यूट्रल रहिए, निष्क्रिय रहिए, हाँ सिर्फ आप मेरा खाली सहयोग दीजिए, लड़िए कुछ नहीं। अब वो हुआ, उसके बाद फिर सहयोग दिया गया। तब यहाँ पर बहुत जो क्षेत्र था वो जीत कर लिया गया, जैसे कि पार्मा, मोडेना, टस्कनी, ये सब जो था उसको जीत लिया गया। और यहाँ पर हुआ क्या, नीस और सेवाय जो जीता उसको फ्रांस को दे दिया। अब यहाँ पर उसके बाद फिर यहाँ पर ये प्रथम चरण पूरा होता है। उसके बाद आता द्वितीय चरण, गैरीबाल्डी का योगदान। प्रथम चरण यहाँ का, उस प्रथम चरण में केवल इटली का टस्कनी, पार्मा, मोडेना, टस्कनी और ये सब का लोम्बार्डी को मिलाया गया। अब बचा हुआ था रोम, वेनेसिया और सिसिली, नेपल्स, ये सब बचा हुआ था। गैरीबाल्डी का अब आता, गैरीबाल्डी अब आते हैं। गैरीबाल्डी जो है 1807 में उनका जन्म हुआ था नीस में। वो जो थे एक नाविक थे, पेशे से एक नाविक थे, यानी जो उसका काम था नाव चलाना। और तो मैं अब देखिए, ये जो थे ना इमेजिनी के विचारों का समर्थक थे, लेकिन बाद में ये काउंट काबूल के विचारों, काउंट काबूल के प्रभाव में चले आए। अब ये भी जो है अपने नेतृत्व में जो है लाल कुर्ती नामक दल का गठन 1859 में किए थे। और ये जो है जब गठन किए, अब ये सेना, एक लाल कुर्ती दल एक सेना था, उस सैनिक था, उसका गठन किया। उसके बाद वो क्या किया, ये जो है सिसिली और नेपल्स पर कहें कि हम सिसिली और नेपल्स को, दक्षिणी इटली था वो, उसको कहें कि हम अथी करके ये करके उसको दे, यानी विक्टर इमैनुअल को सौंप देंगे। अब उनका मन था कि मैं इसको भी ये करूं, एकीकृत कर दूं, तो सिसिली और नेपल्स को एकीकृत किए और विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया गया। अब विक्टर इमैनुअल देखो वो चाहते तो शासन, वहाँ शासक बन सकते थे, उनको भी ये दिया गया था कि आप शासक बन जाइए, लेकिन वे कहते थे कि नहीं, हम इटली का एकीकरण करना चाहते थे। और इटली का एकीकरण, मेरा मेन उद्देश्य शासन करना नहीं था, मेरा मेन उद्देश्य था कि मैं एक राष्ट्रवाद में भाग लूँ। अतः अब इस इटली का एकीकरण पूरा हुआ। अब दूसरा चरण पूरा हुआ, तीसरा चरण में आया, चलो बताओ। तीसरा चरण अब आया, ये रोम और वेनेसिया बचा था। रोम में पोप का शासन था। अब देखिए विक्टर इमैनुअल, अब यहाँ पर हुआ क्या, विक्टर इमैनुअल का मृत्यु हो गया 1861 से 62 में मृत्यु हो गया। उसके बाद फिर गैरीबाल्डी जो था वो तो अपना कार्य में भी वहाँ चल गया। और देखो गैरीबाल्डी के इस त्याग से, जो त्याग किए थे वो, उससे प्रभावित होकर हमारे जो राष्ट्रवादी यहाँ के थे, भारत के राष्ट्रवादी थे, जिनका नाम था लाला लाजपत राय, उन्होंने जो है उनकी जीवनी लिख दी कि वह इतना सब चीज़ लड़े उड़े, अपने जान पर लड़े, लेकिन एक कोना भी नहीं लिए। अब इसके बाद दोनों चल गए अपना अपना काम में। अब विक्टर इमैनुअल बचा कि भाई रोम और वेनेसिया बचा हुआ, तो उसको कैसे हम करें। अब रोम, ये सब चल गया। अब ये सब सोचा नहीं, सेडवा का एक युद्ध हुआ था जिसमें 1866 में सेडवा का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रिया और प्रसा में हुआ था युद्ध। और इस युद्ध का फ़ायदा उठाकर जो है विक्टर इमैनुअल ने क्या किया कि अपना सेना भेजा, कहा कि भाई सब लड़िए रहा है, चलो तुम रोम जो है, रोम को वेनेसिया को कब्जा कर लो। वेनेसिया को कब्जा करने गया, वेनेसिया हो गया कब्जा। अब एक दूसरा फिर युद्ध हुआ था, सिडोन का युद्ध जो 1870 से
70 में हुआ था। इसमें जो है फ्रांस और प्रसा लड़ रहा था, यानी जर्मनी का एकीकरण में ये युद्ध हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इस फायदा उठाया विक्टर इमैनुअल ने कहा कि रोम से होते हुए सेना भेजो फ्रांस। अब फ्रांस में देखो सेना था, फ्रांस ने जो है रोम में पोप का राज्य स्थापित किया था, तो सेना थोड़ा भेज दिया यहाँ पर। अब जब ये भेजा फ्रांस में, जैसे कहा कि तुम रोम होते हुए जाओ फ्रांस में सेना को। अब ये सेना क्या हुआ, अब वहाँ फ्रांस वाला सेना को बुला लिया और रोम बच गया, खाली हो गया, रोम पर दे दिया, आक्रमण कर दिया और वहाँ का जो पोप का जो अधिकार था उसको ख़त्म कर दिया और रोम पर अपना अधिकार कर लिया और रोम को जो है अपना राजधानी बनाया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरे तरह से संपूर्ण होता, यानी 3 चरण इटली का एकीकरण में 3 चरण था। तीनों चरण, ये पहला चरण प्रोत्साहित करने वाला मेजनी था। प्रथम चरण में विक्टर इमैनुअल और काउंट काबूर, और द्वितीय चरण में गैरिबाल्डी, और तृतीय चरण में और ये था विक्टर इमैनुअल अकेले लड़के पूरा इटली का एकीकरण कर दिया और इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा खत्म हो गया। और आगे अभी पढ़ाया जाएगा जर्मनी का एकीकरण। धन्यवाद। आगे जो है अभी लोग को पढ़ाया जाएगा, तब फिर ये आगे जवाब देगा। तो तब तक मैं ये सब को अब जो है ना बोर्ड पे, इसलिए रोड पे से बोर्ड पे लाया जाता है कि बोलने के लिए सीखे और किस तरह से इसका अंदर का जो भय है वो दूर हो जाए, इसीलिए सभी बच्चे को बारीकी ढंग से बोर्ड पे लाया जाता है। तुम छोटका अब मैथ में कुछ सवाल करो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, कुछ पूछो तो कैसे सर? पूछो, सूत्र पूछो। पूछने के लिए सीखो कैसे पूछा जाता है। कुछ पूछ दो। साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा। चलो बिल्कुल सुंदर है। चलो तुम दोनों पूछी करो, तुम पूछो इससे, पूछो। बताइए। रुक जाओ, पहले उसको ऑफ करो, मतलब ये डन कर दो, फिर से चालू करो।